प्रिय व्यूअर्स, आज हम आपके साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक है भौगोलिक अन्वेषण को प्रेरित करने वाले कारक। भौगोलिक अन्वेषण मीन्स भौगोलिक खोज, ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन। जैसा कि आपको पता होगा, 15-16 सेंचुरी में 15वीं 16वीं सदी में यूरोप के बहुत सारे देशों ने भौगोलिक खोज को प्रोत्साहित किया है। आपने नाम सुना होगा वास्को डी गामा का, कोलंबस का। ये लोग दुनिया के अलग अलग देश तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, दुनिया के अलग अलग देशों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक सवाल आ रहा है मन में कि आखिर इन लोगों को भौगोलिक अन्वेषण की प्रेरणा कहाँ से मिल रही है? ऐसी कौन सी कारक है जो भौगोलिक अन्वेषण के लिए इन्हें प्रेरित कर रहा है? आखिर यूरोप में क्या हुआ है, या फिर विश्व व्यवस्था में ऐसा क्या हुआ है कि यूरोप के कुछ जो देश हैं, जो कुछ राष्ट्र हैं, कुछ जो नेविगेटर हैं, वो दुनिया के नए नए क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं, दुनिया के नए नए क्षेत्र प्रकाश में आ रहा है। हम इस पर अभी चर्चा करेंगे। यदि आप इसे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो एक प्रेरणादायी कारक आपको जो समझ में आएगा वो यह है कि जब 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, और कुस्तुनतुनिया के पतन होने के बाद, अब कुस्तुनतुनिया क्या है ये एक अलग चर्चा का विषय है, फिर कभी हम इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि कुस्तुनतुनिया पूर्वी रोमन साम्राज्य, विजिटेन साम्राज्य की राजधानी था, जिस पर 1453 में तुर्क इस्लाम द्वारा कब्जा कर लिया गया, और जिस कारण से भारत यूरोप के बीच जो एक सीधा व्यापारिक मार्ग है वह डिस्टर्ब हो गया, बंद हो गया। इस कारण से क्या हुआ, अब यूरोप के व्यापारी या यूरोपीय राष्ट्र एक नया मार्ग की खोज कर रहा है ताकि भारत के साथ व्यापार को कंटिन्यू रखा जाए। क्योंकि भारतीय वस्तुओं का यूरोप में जबरदस्त डिमांड है, जैसे सूती कपड़ा हो गया, मसाला हो गया, रेशम हो गया, इन सारे प्रोडक्ट का जबरदस्त डिमांड यूरोप के मार्केट में है। तो कहीं न कहीं ये हो गया कि जो कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद जो व्यापारिक एकाधिकार कायम हुआ था, वो इटालियन व्यापारी की लीडरशिप में और भारत में अरेबियन व्यापारिक लीडरशिप में, उस व्यापारिक एकाधिकार को तोड़ने के लिए यूरोपीय राष्ट्र ने भौगोलिक अन्वेषण को प्रोत्साहित किया। दूसरी अगर हम कारण पर बात करने का प्रयास करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो 15-16 सेंचुरी का जो विश्व है, खासकर जो यूरोप है, 15-16 सेंचुरी के यूरोप में जबरदस्त परिवर्तन हो रहा है। सामाजिक स्तर परिवर्तन हो रहा है, राजनीतिक स्तर परिवर्तन हो रहा है, सांस्कृतिक स्तर पर परिवर्तन हो रहा है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन क्या किया है, ये यूरोप को बदल दिया है। यूरोप को जो बदल दिया है, ये बदला हुआ यूरोप प्रसार करने के लिए आकांक्षी है। तो इस प्रकार का जो यूरोप में जो एक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो परिवर्तन हुआ है, उनकी संरचनाओं में जो बदलाव आया है, ये बदलाव से क्या हुआ है कि यूरोप प्रसार के लिए, नए नए क्षेत्रों में प्रसार के लिए वो आकांक्षी है। दूसरी है कि ये वही समय है जब सफलतापूर्वक यूरोप पुनर्जागरण, प्रबोधन की प्रक्रिया से गुजर चुका है। क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, क्योंकि यूरोप पुनर्जागरण और प्रबोधन की प्रक्रिया से गुजर चुका है, यूरोप में नए नए विचार का उद्भव हुआ है, यूरोप में वैज्ञानिक विचार उद्भव हुआ है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उद्भव हुआ है, मानववाद जैसी विचारधाराएं का उद्भव हुआ है। तो इन सारे विचार के प्रभाव में जो है यूरोप में एक बदलाव आ रहा है। इसी बदलाव में देखेंगे, इसी समय यूरोप में जहाज निर्माण पर बल दिया गया है, दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार किया गया है, और ये सब जो है, ये सब जो कारक है, ये कहीं न कहीं भौगोलिक अन्वेषण को प्रेरित किया है। दूसरी बात है क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरोप एक प्रक्रिया से, सुधार की प्रक्रिया से गुजरा है। यूरोपीय समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में एक सुधार हुआ है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और इस कारण से क्या हुआ है, यूरोप में सामंतवाद का पतन हुआ है। और जैसे ही यूरोप में सामंतवाद का पतन हुआ, उस सामंतवाद के कब्र पर राष्ट्रीय राज्य का उद्भव हुआ। अब समझिए, पहले वहां पर फ्यूडल सिस्टम था, छोटे छोटे वहां पर एक फ्यूडल था,
जो आपस में कब्जा किए हुए थे क्षेत्रों पर, अब उसका क्या हुआ, पतन हो गया। तो वहां पर आ गया नेशन स्टेट आया। अब इन नेशन स्टेट के द्वारा वाणिज्यवादी नीति, कमर्शियलिज्म पॉलिसी को, मर्केंटाइलिज्म पॉलिसी को प्रमोट किया जा रहा है। और ये जो वाणिज्यवादी नीति है ये क्या कहता है, ये कहता है कि अधिक से अधिक वस्तु को निर्यात कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए, और प्रीशियस मेटल जो कीमती धातु है उसको संग्रह करने पर बल दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं यूरोप का जो नेशन स्टेट है ये वाणिज्यवादी नीति पर बल दिया, और इस कारण से क्या हुआ, नए नए क्षेत्रों में प्रसार किया गया, नई नई दुनिया को खोजा गया। दूसरी बात अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पर कि यह वही समय है जब यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट आपस में क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। और ये दोनों धर्म क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में प्रसार के लिए वो आकांक्षी है, वो अलग अलग क्षेत्रों में प्रसार करना चाह रहा है, धर्म की प्रसार करना चाह रहा है। आपको ध्यान होना चाहिए कि वास्को डी गामा का जो साहसिक यात्रा है भारत के लिए, वह व्यापारिक उद्देश्य के साथ साथ मिशनरी उद्देश्य से प्रेरित है। तो कहीं न कहीं इसमें एक धर्म का भी फैक्टर रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखें, और यह वही समय है जब यूरोप में क्या हो रहा है, यूरोपीय अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। और ये विकासशील यूरोपीय अर्थव्यवस्था पूर्व की वस्तुओं की डिमांड कर रहा है, और इस कारण से यूरोप के देश, यूरोप के राष्ट्र वो भारत की तरफ, पूर्व की तरफ आने के लिए नए मार्गों की खोज कर रहे हैं, क्योंकि उनका पुराना मार्ग डिस्टर्ब हो चुका है। ये सारे फैक्टर ने क्या किया, भौगोलिक अन्वेषण को प्रेरित किया है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात समझने वाली है कि जब भौगोलिक अन्वेषण की शुरुआत हुआ तो इस दिशा में पहले जो कोलंबस द्वारा किया गया था, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में वह इंडिया आने का प्रयास किया। उनको लगा कि इंडिया पूरब के साइड है, तो उन्होंने पूरब की साइड चलना शुरू कर दिया, और उसको मिल गया अमेरिका। अमेरिका उसको मिला, उसको लगा कि हमने इंडिया को खोज लिया, वो बहुत खुश हुआ, लेकिन वह इंडिया नहीं था, अमेरिका था। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा जो अमेरिका का डिस्कवर किया गया, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि उसी अमेरिकी महाद्वीप से बहुत सारा प्रीशियस मेटल मिला है, और फिर उसी प्रीशियस मेटल को क्या किया गया है, सिक्के के रूप में ढाल दिया गया है। और फिर वही सिक्का क्या हुआ है कि आगे भारत और यूरोप के बीच व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि यूरोपीय व्यापारी क्या कर रहा है, भारत से जैसे कि यहाँ से कॉटन ले जा रहा है, यहाँ से रेशम ले जा रहा है, यहाँ से मसाला ले जा रहा है। तो भारतीय वस्तुओं का डिमांड यूरोप के मार्केट में है, लेकिन भारत के मार्केट में किसी यूरोपीय वस्तु का डिमांड नहीं है। तो फिर ट्रेड चलेगा कैसे? तो ट्रेड कैसे चलेगा? यूरोपीय लोग वहां से पैसा सिक्का लेकर आ रहे हैं और भारत का गुड्स परचेज कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय लोगों को यूरोप का किसी गुड्स का डिमांड है नहीं, तो फिर उसे भारतीय को गुड्स नहीं चाहिए, उसे क्या चाहिए? सिक्का ही चाहिए। तो पैसा कहां से आएगा? तो ये जो पैसा आ रहा है ये कहीं न कहीं अमेरिकी महाद्वीप से, जो कि क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में खोजा है, वहां से प्रीशियस मेटल मिला है। उसी मेटल को बाद में सिक्के के रूप में ढाल दिया गया है। ये कहीं न कहीं भारत और यूरोप के बीच व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। उसके बाद आगे क्या करता है, जब चूंकि क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया का खोज नहीं कर पाया, इंडिया तक नहीं पहुंच पाया, तो फिर आगे क्या किया, वास्को डी गामा एक दूसरा रास्ते से इंडिया आने का प्रयास करता है। और फाइनली वास्को डी गामा क्या करेगा, अटलांटिक महासागर के रास्ते अफ्रीका के साउथ केप ऑफ गुड होते हुए और फिर वो इंडिया के लिए प्रस्थान करेगा और इंडिया पहुंचेगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो समय है, जो 15वीं सेंचुरी, जो 16वीं सेंचुरी का समय है, ये कहीं न कहीं यूरोप और भारत के बीच संबंध का एक नया अध्याय शुरू होने वाला समय है। इस समय में यूरोप और भारत के बीच रिलेशन का, संबंधों का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। दूसरी बात आप देखेंगे कि भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप, ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि व्यापारिक संरचना कायम हुआ है। ये जो व्यापारिक स्ट्रक्चर है, जो ट्रेड का स्ट्रक्चर कायम हो रहा है, ये आप अगर ध्यान से देखें तो समझ में आएगा। ये पश्चिम में अमेरिका से लेकर पूर्व में चीन तक और दक्षिण पूर्व एशिया तक एक जबरदस्त व्यापारिक स्ट्रक्चर फैल चुका है। और इसमें कहीं न कहीं इस व्यापारिक संरचना में, इस व्यापार में अमेरिका से प्राप्त कीमती धातु महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है यूरोपीय कंपनियों को व्यापार को संभव कराने में। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो भौगोलिक अन्वेषण को प्रेरणा कहाँ से मिल रहा है। इसमें मैंने कई 4-5 पॉइंट को डिस्कस किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
जिसे आप समझ सकते हैं और इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से 15-16 सेंचुरी में यूरोप, अमेरिका, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, भारत के साथ एक व्यापारिक नेटवर्क कायम हो रहा है और फिर धीरे धीरे ये व्यापार क्या करेगा, आगे फैलेगा फूलेगा और दुनिया इससे लाभान्वित होगा। हालांकि इसका बहुत सारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है जिस पर हम कभी आगे चर्चा करेंगे।